हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, आज आपके सामने डिसोल्यूशन चैप्टर का वन शॉट लाया हूं और इस वन शॉट के थ्रू डैम श्योर आप अपने 6 मार्क्स को कंफर्म करोगे, राइट। और इस वन शॉट में मैंने आपके सामने ऐसी ऐसी जर्नल एंट्रीज को शामिल किया है जिन जर्नल एंट्रीज को सीखना समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसी टाइप की जर्नल एंट्रीज ही आपके एग्जाम्स में आएंगी और ऐसी जर्नल एंट्रीज में ही आपको ज्यादातर कंफ्यूजन होती है और ऐसी जर्नल एंट्रीज में ही आप ज्यादातर मिस्टेक करते हो। तो इसीलिए इस वीडियो को स्टार्टिंग टू एंड जरूर देखना। देन जर्नल एंट्रीज को क्लियर करने के बाद हम समझेंगे क्या कि रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट के प्रैक्टिकल क्वेश्चन को, राइट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। ध्यान से समझना मेरी बातों को। पहले वन शॉट की स्टार्टिंग में छोटा सा डिसोल्यूशन चैप्टर का हल्का सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं, राइट। आपने ये देखा था कि पूरी की पूरी पार्टनरशिप फर्म की जर्नी में पहले पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट हुई। पार्टनरशिप फर्म के स्टार्ट होने के बाद पार्टनरशिप फर्म के जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजेस आई तो ऐसे ऐसे सर्कमस्टांसेस क्रिएट किए गए। तो उन सर्कमस्टांसेस के क्रिएट हो जाने से पार्टनरशिप फर्म में क्या इंपैक्ट पड़ा, पार्टनरशिप फर्म ने अपनी अकाउंटिंग को कैसे किया, देन पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर एडमिट हुआ, रिटायर हुआ, देन पार्टनर एक्सपायर हो गया। तो ऐसे ऐसे हालात पैदा हुए। तो इन हालातों के पैदा होने से पार्टनरशिप फर्म ने अपनी अकाउंटिंग को कैसे किया, राइट। तो आज लास्ट टॉपिक है इस पार्टनरशिप फर्म की जर्नी का, जिस जर्नी में पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होने जा रही है, बंद होने जा रही है। तो अब जब पार्टनरशिप फर्म बंद होगी तो पार्टनरशिप फर्म को लास्ट टाइम अकाउंटिंग करनी होगी। तो जब पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होती है और बंद, या फिर कह सकते हो बंद होती है, तो उस केस में पार्टनरशिप फर्म अपनी अकाउंटिंग कैसे कैसे करती है, राइट। तो पार्टनरशिप फर्म के थ्रू सबसे पहले देखा जाता है कि हमारे पास एसेट्स कितनी है, लायबिलिटीज कितनी है। एसेट्स और लायबिलिटीज को इकट्ठा किया जाता है। देन उसके बाद पार्टनरशिप फर्म ये देखती है कि यार एक काम करते हैं, जितनी भी एसेट्स है एसेट्स को बेचो, जो पैसा आएगा उस पैसे से लायबिलिटीज को क्या रीपे कर दो। लायबिलिटीज को पे करने के बाद जो पैसा बचेगा उसे आपस में बांट लेंगे। आपस में बांटने के बाद तुम अपने घर और हम अपने घर, राइट। तो पार्टनरशिप फर्म के थ्रू यहां अकाउंटिंग कैसे की जाएगी, तो इस अकाउंटिंग को करने के लिए मेनली 3 अकाउंट का जिक्र किया जाता है, जिसमें से पहला अकाउंट है रियलाइजेशन अकाउंट, सेकेंड अकाउंट है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और थर्ड अकाउंट है कैश या बैंक अकाउंट, राइट। तो जर्नल एंट्रीज को भी समझने से पहले समझते हैं कि ये 3 के 3 अकाउंट कैसे कैसे मेंटेन होते हैं। अगर आपको इन 3 अकाउंट का फॉर्मेट आपने ब्रेन में बिठा लिया, देखो अगर वाली कोई बात नहीं है। अगर चैप्टर आपको ढंग से करना है तो चैप्टर को ढंग से करने के लिए अकाउंट्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर्मेट। तो आपको फॉर्मेट अपने ब्रेन में जरूर 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 बिठाने होंगे और ट्रांजैक्शंस का ट्रीटमेंट कैसे होता है उस ट्रीटमेंट को भी दिमाग में बिठाना होगा। ये 2 चीजें अगर आपने बिठा दी तो अकाउंट्स में डैम श्योर फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स, राइट। तो आप समझो कि यहां जिन 3 अकाउंट का मैंने आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं वो 3 अकाउंट कौन कौन से हैं। पहला अकाउंट है रियलाइजेशन अकाउंट, सेकंड अकाउंट है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, थर्ड अकाउंट है कैश अकाउंट। तो अगर बात करूं रियलाइजेशन अकाउंट की तो ये अकाउंट कैसे मेंटेन होता है। आपके सामने जितनी भी बैलेंस शीट में एसेट्स होती हैं, सारी की सारी एसेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट की यहां डेबिट साइड में मेंशन कर देना, और जितनी भी लायबिलिटीज होती हैं लायबिलिटीज को रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में मेंशन कर देना, राइट। लेकिन बैलेंस शीट की एसेट साइड में कैश इन हैंड लिखा होगा, कैश एट बैंक लिखा होगा, उन वैल्यूज को कैश अकाउंट के डेबिट साइड में लिख देना। कैश इन हैंड, कैश अगर कैश अकाउंट बनाते हो तो कैश इन हैंड वाली वैल्यू को कैश अकाउंट में टू बैलेंस बीडी के नाम से लिख देना। कैश एट बैंक वाली वैल्यू को बैंक के नाम से लिख देना। अगर बैंक अकाउंट बनाते हो तो कैश एट बैंक वाली वैल्यू को टू बैलेंस बीडी के नाम से लिख देना और कैश इन हैंड वाली वैल्यू को टू कैश के नाम से लिख देना, राइट। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में बहुत सारी लायबिलिटीज होती हैं। कुछ कुछ लायबिलिटीज ऐसा नहीं है कि सारी की सारी लायबिलिटीज को आप रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में डाल दोगे। मेरी बातों को ध्यान से सुनना, कौन कौन सी आएंगी चलो हाथों हाथ समझा देता हूं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में आएगा। क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक लोन, पार्टनर, रिलेटिव लोन, ये सारे के सारे कहां आते हैं रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में। पार्टनर रिलेटिव लोन रियलाइजेशन अकाउंट में आएगा, लेकिन पार्टनर का लोन कहां आएगा कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड में। लेकिन यहां भी कब आएगा, जब एडिशनल इंफॉर्मेशन में पार्टनर के लोन के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई। अगर
आपके सामने प्रैक्टिकल क्वेश्चन में एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखा गया है कि पार्टनर ने अपने लोन के अगेंस्ट में किसी एसेट्स को क्या किया है, टेक ओवर किया है, तो उस केस में पार्टनर के लोन को यहां मेंशन कर देना। अदरवाइज अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन में किसी पार्टनर के लोन का जिक्र नहीं किया गया तो वो लोन का अमाउंट सीधा सीधा पार्टनर का लोन कैश अकाउंट में यहां डाल देना क्रेडिट साइड में, राइट। उसके बाद आईएफआर की वैल्यू को मैंने यहां पे लिख दिया। आप एक काम करना, आईएफआर को यहां मत डालना, यहां भी डालोगे तो भी आंसर आ जाएगा। बस आईएफआर में क्या बात है, आप आईएफआर की वैल्यू को यहां डालोगे तो यहां पे उसे रीपे मत करना, क्योंकि आईएफआर को रीपे नहीं किया जाता। अभी अभी आपको समझाऊंगा। या सीधा सीधा से एक काम करो, आईएफआर को सीधा सीधा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में डाल देना, टंटा खत्म। फिर वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व यहां आता है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड यहां आता है, प्रोविजन फॉर डैप की वैल्यू यहां आती है। उसके बाद आप क्या काम करोगे, यहां सभी के सभी एसेट्स को लिख लिया गया। इसमें मैंने लास्ट में लिखा हुआ है गुडविल। इस गुडविल की वैल्यू को कहां लिखोगे, याद रखना डिसोल्यूशन चैप्टर में गुडविल को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में नहीं बांटा जाता, गुडविल को सीधा सीधा रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड में लिख देना। उसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में हेडिंग डालना एसेट्स रियलाइज्ड इन कैश, और डेबिट साइड में हेडिंग डालना लायबिलिटी पेड इन कैश। ये जितनी भी लायबिलिटीज हैं, इन सभी लायबिलिटीज में से जो लायबिलिटी कैश में पे की गई है, सिर्फ कैश में पे की जाने वाली लायबिलिटीज, उन सभी लायबिलिटीज को यहां मेंशन कर देना। जैसे क्रेडिटर्स कैश में पे कर दिए, बिल्स पेबल कैश में पे कर दिए, बैंक लोन को हमने पे कर दिया, वो चाहे कैश में पे हो या फिर हमारे बैंक अकाउंट से जाए, बात एक ही है, इस बात को भी याद रखना। उसके बाद मैंने यहाँ आईएफआर लिखा है, तो आप एक काम करो, इस आईएफआर को यहाँ मत शामिल करना, राइट। आईएफआर इस आईएफआर को यहां से हटा ही देते हैं, क्योंकि आईएफआर कभी भी कैश में पे नहीं होता ना। रिजर्व को तो पार्टनर्स में बांटा जाता है, आईएफआर कभी कैश में पे नहीं होता, तो यहाँ आईएफआर को मेंशन करना ही मत। तो सीधा सीधा पार्टनर्स कैपिटल में डालना क्रेडिट साइड में। अदरवाइज आप पार्टनर्स कैपिटल में ना भी डालो तो यहां पे लिख के छोड़ सकते हो, तो भी आपका आंसर सही आ जाएगा, उस चीज की टेंशन ना लेना, राइट। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व यहां गिवन है, तो जो आपके सामने क्लेम का अमाउंट गिवन होगा एडिशनल इंफॉर्मेशन में कि वर्कर्स को इतना क्लेम पे किया गया है, तो वो वैल्यू, क्लेम की वैल्यू यहां डाल देना, याद रखना। और अदरवाइज अगर क्लेम का अमाउंट एडिशनल इंफॉर्मेशन में मेंशन नहीं है, तो जितना WCR की ये वैल्यू है, इसी वैल्यू को यहां एज इट इज डाल देना। मैंने WCR को यहां पे क्यों मेंशन करवाया है, इसके पीछे रीजन क्या है। आप चाहो तो WCR को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी डाल सकते हो क्रेडिट साइड में, लेकिन अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्लेम हुआ तो वहां फिर आपको पार्टनर्स कैपिटल से काटापीटी करनी पड़ जाएगी। तो सीधा सीधा सही है, दिमाग में एक ही चीज बिठा लो कि WCR को पहले यहां रिकॉर्ड किया जाएगा और जो क्लेम का अमाउंट होगा वो यहां डाल देना। अदरवाइज अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन में कोई क्लेम का अमाउंट गिवन नहीं है, तो सीधे सीधे WCR की वैल्यू को यहां डाल देना, जो वैल्यू यहां रिकॉर्ड की है उसी वैल्यू को यहां लिख देना। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड भी ऐसा ही है, जो वैल्यू यहां लिखी हुई है उतनी ही वैल्यू को ईपीएफ यहां ईपीएफ के नाम से यहां मेंशन कर देना। अदरवाइज एडिशनल इंफॉर्मेशन में अगर गिवन है तो आप एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड की उसी वैल्यू को यहां डाल देना। इतना याद रखना, यहां जितनी भी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड की जाती है सारी की सारी वही होती है जिन लायबिलिटीज को हमने कैश में पे किया है। सिमिलरली जितनी भी हमारे पास एसेट्स है, इन एसेट्स में से जितनी एसेट्स को हमने कैश में बेच दिया, तो एसेट्स को बेचने के बाद जो कैश रिसीव हुआ उन सभी एसेट्स को यहां डाल देना, राइट। और अगर उन एसेट्स में से किसी एसेट्स को अगर पार्टनर्स ने टेकन ओवर कर लिया, तो वो बाय पार्टनर कैपिटल अकाउंट के नाम से रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में आ जाएंगे। सेकंड इफेक्ट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में आएंगे। इस बात को भी जरूर याद रखना, किसी लायबिलिटी को अगर पार्टनर ने पे किया है तो वो रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड में आएगी। सिमिलरली उसके साथ साथ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में भी आएगी। और सबसे खास बात, यहां मैंने आपको गुडविल लिखवाई है और आपके सामने एडिशनल इंफॉर्मेशन में गुडविल का कोई जिक्र नहीं है, गुडविल की कोई वैल्यू मेंशन नहीं की गई, तो उस केस में गुडविल को यहां मत लिख देना, यहीं पे ही रहने देना, दैट्स इट। जैसे मैंने आपको अभी अभी समझाया है WCR और EPF के बारे में कि एडिशनल इंफॉर्मेशन में WCR और EPF के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, तो आपने वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व और EPF की वैल्यू को एज इट इज यहां लिख दिया, लेकिन गुडविल की वैल्यू को यहां मत लिख देना। उसके साथ साथ ये जितनी भी एसेट्स हैं, आपने एसेट्स को तो यहां लिख लिया, जैसे कि मान लो बिल्डिंग है, बिल्डिंग की वैल्यू यहां 4 लाख है और एडिशनल इंफॉर्मेशन में किसी बिल्डिंग का जिक्र नहीं किया गया कि बिल्डिंग को बेचा गया है या फिर कोई पार्टनर लेके गया है, कोई जिक्र नहीं है, तो आप एज्यूम कर लेना कि जो बिल्डिंग 4 लाख की थी वो
गायब थोड़ी हो गई, उसे कोई भूचाल थोड़ी ले गया। तो जो 4 लाख की गुडविल थी उसे हमने बेच दिया, 4 लाख रुपए हमारे पास आ गए। तो जितने की 4 लाख की बिल्डिंग थी एज इट इज उतने ही 4 लाख रुपए हमारे पास बिल्डिंग के आ गए। तो यहां भी बिल्डिंग के नाम से जो ये 4 लाख यहां है, उन्हीं 4 लाख को यहां लिख देना, 4 लाख को यहां लिख देना। इस बात को जरूर याद रखना। इसी तरीके से रियलाइजेशन अकाउंट मेंटेन किया जाता है। डेबिट साइड में कोई आंसर प्रॉफिट आता है तो यहां प्रॉफिट आ गया, प्रॉफिट को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है, कहां? क्रेडिट साइड में। उसके साथ साथ लॉस को, अगर लॉस आता है तो पार्टनर्स कैपिटल में रिकॉर्ड किया जाएगा डेबिट साइड में। उसके बाद आप बैलेंस शीट में देखते हो जनरल रिजर्व लिखा होता है लायबिलिटी साइड में, प्रॉफिट एंड लॉस लिखा होता है लायबिलिटी साइड में, उन्हें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिख दिया जाता है क्रेडिट साइड में। बैलेंस शीट की एसेट साइड में भी प्रॉफिट एंड लॉस लिखा होता है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर लिखा होता है, उन्हें भी रिकॉर्ड कर दिया जाता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में, राइट। अब आप इस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को भी क्लोज करोगे। क्लोज करने के बाद अगर बैलेंस डेबिट साइड का बचता है तो वो टू कैश या बैंक के नाम से यहां जाएगा, और अगर बैलेंस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में बचता है तो वो कहां आ जाएगा? इस तरफ आ जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में जो कैश और बैंक के बैलेंस होते हैं, इन बैलेंसेस को कैश अकाउंट की डेबिट साइड में मेंशन कर देना टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के नाम से। और अगर बैलेंस इस तरफ बचते हैं तो पार्टनर्स का वो बैलेंस इस तरफ बचते हैं तो इन बैलेंसेस को कैश या बैंक अकाउंट में यहां लिख देना क्रेडिट साइड में। यहां तक की बात क्लियर है? उसके बाद जितनी भी लायबिलिटीज को हमने कैश में पे किया है, जो ये उनका लास्ट एनुअल फिगर है, इस फिगर को कैश अकाउंट में लिख देना क्रेडिट साइड में। और जो कैश हमने रिसीव किया था एसेट्स को बेचकर, जितना पैसा हमारे पास आया, वैल्यू को कैश अकाउंट में लिख देना डेबिट साइड में टू रियलाइजेशन के नाम से, राइट। तो टू बैलेंस बीडी वाली वैल्यू आ गई, टू बैंक अकाउंट वाली वैल्यू आ गई, टू रियलाइजेशन वाली वैल्यू आ गई। अब आती है बात पार्टनर लोन की। पार्टनर का लोन अगर लायबिलिटी साइड में मेंशन है और उसके बारे में कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है, तो पार्टनर के लोन को कहां लिखोगे? यहां, कि पार्टनर से लोन लिया हुआ था, अब हमने उसका लोन वापस कर दिया तो कैश घट गया, या बैंक की वैल्यू घट गई, घटती है तो क्रेडिट। पार्टनर ने हमसे लोन लिया हुआ था तो यानी पार्टनर लोन के नाम से बैलेंस शीट की एसेट साइड में अगर कोई इंफॉर्मेशन थी तो उस इंफॉर्मेशन को कैश अकाउंट में यहां लिख देना डेबिट साइड में। इन सब बातों को जरूर याद रखना। बैंक ओवरड्राफ्ट कैश अकाउंट में आते हैं क्रेडिट साइड में, इस बात को भी जरूर याद रखना। लास्ट में अकाउंट क्लोज करा, ये दोनों की दोनों साइड मैच होनी चाहिए। अगर मैच हो गई तो आंसर डैम श्योर बिल्कुल सही, राइट। अब एक छोटी सी चीज बताना चाहता हूं, अगर आपके सामने इन केस क्वेश्चन पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट दोनों का आता है तो उस केस में ये जितनी भी मैंने इंफॉर्मेशन लिखवाई है सिर्फ इस कैपिटल अकाउंट के ओपनिंग बैलेंस को छोड़ के, ठीक है ना। ये बाय बैलेंस बीडी कौन सा बैलेंस है? जो बैलेंस लायबिलिटी साइड में होगा। टू बैलेंस बीडी कौन सा बैलेंस है? जो बैलेंस एसेट साइड में अगर गिवन होगा। तो अगर आपको करंट अकाउंट मेंटेन करना है तो उस केस में ये जितना भी तामझाम मैंने यहां मेंशन करवाया है, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन पार्टनर्स करंट अकाउंट में आ जाएगी। तो कुछ मत करना, हेडिंग डाल देना पार्टनर्स करंट अकाउंट, यहां कैपिटल हटा के करंट लिख देना। और इन चारों फिगर को छोड़ के, चारों तो खैर हमेशा होती नहीं है, दो ही होंगी, या तो ये होगी या फिर ये होगी, तो इन दोनों फिगर को छोड़ के सारी की सारी इंफॉर्मेशन करंट अकाउंट में यहां डाल देना, राइट। करंट अकाउंट में इस इंफॉर्मेशन को डालने के बाद करंट अकाउंट का जो बैलेंस निकलेगा वो कैश या बैंक के नाम से मत लिख देना। उस बैलेंस को आप किस नाम से मेंशन करोगे? टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के नाम से। अगर करंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट साइड में निकलता है तो वो उस केस में यहां टू कैश या बैंक नहीं आएगा, टू पार्टनर्स कैपिटल आएगा। और अगर यहां टू पार्टनर्स कैपिटल के नाम से लिख दिया तो उस बैलेंस को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में मेंशन कर देना, क्योंकि करंट अकाउंट का जो भी बैलेंस आता है डेबिट साइड में वो बैलेंस ट्रांसफर किया जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में, राइट। और अगर करंट अकाउंट का कोई बैलेंस पार्टनर्स करंट अकाउंट की क्रेडिट साइड में आएगा तो वो कैश या बैंक के नाम से आएगा ही नहीं, टू पार्टनर्स कैपिटल के नाम से आएगा। तो उस बैलेंस को यहां लिखने के बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में डाल देना। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कौन से बैलेंस आए? सिर्फ और सिर्फ दो, एक तो बाय बैलेंस बीडी करके आ गया, दूसरा इस करंट अकाउंट का जो बैलेंस निकला वो उस पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। देन उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस निकालोगे वो कैश या बैंक के नाम से आएगा। सिमिलरली इस तरीके से आएगा, और कैश या बैंक का बैलेंस आने के बाद उसे अगेन कैश अकाउंट में इसी तरीके से डाल देना। लास्ट में कैश अकाउंट मैच होना चाहिए। तो इस चैप्टर में रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट का तो ये फॉर्मेट है, ये आपके ब्रेन में जरूर सेव होना चाहिए। इस बात को याद रख लेना, ये
पत्थर की लकीर है। अगर ये ब्रेन में सेव नहीं होगा तो भाई साहब क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकते, राइट। अब चलता हूं जर्नल एंट्रीज पे। जर्नल एंट्रीज का भी क्या रोल होगा, मेरी बातों को बहुत समझदारी के साथ सुनना। रियलाइजेशन अकाउंट भी एक लेजर है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी एक लेजर है, कैश अकाउंट भी एक लेजर है, राइट। तो इन तीनों की ही जर्नल एंट्रीज को मेंटेन किया जाएगा। रियलाइजेशन अकाउंट इन सभी एसेट से डेबिट हो रहा है तो इसकी एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट इन सभी अमाउंट से क्रेडिट हो रहा है तो उसकी एंट्री क्या होगी, इन सभी नामों को डेबिट कर देना टू रियलाइजेशन अकाउंट्स। मैंने सब लिखा हुआ है, आप टेंशन ना लेना। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ वर्बली आपसे कह रहा हूं तो ऐसा नहीं है, मैं आपको दिखाऊंगा भी इस पेज पे, फिलहाल मैं आपको समझा देता हूं। तो रियलाइजेशन अकाउंट इन सभी अमाउंट से डेबिट होगा और इन सभी अमाउंट से क्रेडिट होगा। अब रियलाइजेशन अकाउंट को अगेन डेबिट करेंगे इन सभी अमाउंट से, तो ये मत कर देना कि रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स टू बिल्स पेबल टू बैंक लोन, ना, ऐसा नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि आप इस पूरे के पूरे चैप्टर में 3 लेजर मेंटेन करते हो, रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल और कैश। तो जर्नल एंट्रीज में भी इन 3 नाम का ही जिक्र किया जाएगा, राइट। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर पार्टनरशिप फर्म ने अपने लेनदारों को कोई पैसा पे कर दिया, मान लो 40,000 रुपए पे कर दिए, तो आप उसकी एंट्री ये पास करोगे क्या, कि रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, ना कि रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स, राइट। क्योंकि मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, आप इस चैप्टर में इन 3 के ही लेजर मेंटेन करते हो, तो इन तीनों के नाम को ही, रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैप और कैश को ही आप सिर्फ और सिर्फ जर्नल एंट्रीज में यूज करोगे, राइट। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट के नाम से ये सारी की सारी वैल्यूज आ जाएंगी, जो भी आपके सामने एडिशनल इंफॉर्मेशन में लायबिलिटी के बारे में जिक्र किया जाएगा। सिमिलरली अगर जिस एसेट्स को बेच दिया, एसेट्स को कैश में बेचा, एसेट्स को कैश में बेचने से कैश आया, तो आप जर्नल एंट्री क्या पास करोगे, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन नाम तो एक कॉमन नाम है, चाहे लायबिलिटी को पे करो या फिर किसी एसेट्स को बेच दो, भैया रियलाइजेशन तो आना ही आना है, इस बात को जरूर याद रखना, ठीक। आगे चल के पार्टनर्स ने किसी लायबिलिटी को पे करा तो ये अमाउंट रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड में आ रहा है और ये अमाउंट पार्टनर्स कैपिटल में आ रहा है क्रेडिट साइड में। तो एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अगर किसी एसेट्स को पार्टनर्स ने टेकन ओवर किया है तो इसकी एंट्री क्या होगी, इस अमाउंट से रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट है तो एंट्री क्या होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अभी दिखाऊंगा, आप टेंशन ना लेना। रियलाइजेशन प्रॉफिट अगर आता है तो वो पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट कर देंगे, तो इसकी एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन प्रॉफिट या रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नीचे नरेशन पास कर देना कि ये प्रॉफिट ऐसे ऐसे फर्दर ट्रांसफर किया गया है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, राइट। सिमिलरली अगर लॉस आएगा तो लॉस की एंट्री क्या होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में लिख दिया गया, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट और नीचे नरेशन पास कर देना लॉस ट्रांसफर टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब उसके बाद बचा क्या, जर्नल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, इन दोनों की एंट्री क्या होगी, इन दोनों अमाउंट से पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट है, तो जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर और प्रॉफिट एंड लॉस, इन दोनों अमाउंट से पार्टनर्स कैपिटल डेबिट है, तो यहां एंट्री क्या होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, राइट। पार्टनर्स के जो नाम होंगे वो उस नाम से एंट्री पास कर देना। उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का अगर बैलेंस जो कैश या बैंक के नाम से आएगा उसकी एंट्री क्या होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और अगर इस नाम से आता है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में आ रहा है, तो पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट हो रहे हैं, तो एंट्री क्या होगी, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिन अमाउंट को मैंने यहां लिखवाया है, राइट। बचा क्या, ये वाली बैंक वाली एंट्री, ये वाली बैंक वाली एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। पार्टनर लोन की एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर लोन। इस बैंक ओवरड्राफ्ट की एंट्री क्या होगी, बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि कैश का अकाउंट बैंक ओवरड्राफ्ट से क्रेडिट हो रहा है। पार्टनर लोन के नाम से एंट्री क्या होगी, पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इस रियलाइजेशन की और इस रियलाइजेशन की एंट्री मैं आपको यहां पे बता चुका हूं, यही अमाउंट यहां क्रेडिट है तो यहां डेबिट, ये अमाउंट यहां डेबिट है तो यहां क्रेडिट। तो इस तरीके से जर्नल एंट्रीज को पास किया जाता है। अगले पेज में मैंने यही सब बातें मेंशन कर रखी हैं, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ऑल एसेट्स अकाउंट, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कौन सी, जिन लायबिलिटीज को हमने कैश में पे किया है और जिन एसेट्स को बेचकर कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। फिर
जिन लायबिलिटीज को पार्टनर्स ने पे किया है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जिन एसेट्स को पार्टनर्स ने टेकन ओवर किया है, एंट्री क्या होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस जनरल रिजर्व की ये एंट्री हो गई, प्रॉफिट एंड लॉस एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर की ये एंट्री हो गई। और उसके बाद जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बैलेंस कैश में निकले हैं, अगर पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में बैलेंस डेबिट साइड में आता है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, और अगर वही बैलेंस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में आता है तो कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राइट। तो इसी तरीके से जर्नल एंट्री को पास किया जाता है, स्क्रीनशॉट लेते हुए चलना। अब कुछ स्पेशल जर्नल एंट्रीज हैं, जिन जर्नल एंट्रीज की आपको नॉलेज जरूर होनी चाहिए, जिनमें मैंने जिक्र किया गया है एक नाम का रियलाइजेशन एक्सपेंस, राइट। मैंने उस फॉर्मेट में यहां कहीं रियलाइजेशन एक्सपेंस लिखा नहीं है तो यहां लिख देता हूं रियलाइजेशन, तो क्लेम के अमाउंट को हटाते हैं। रियलाइजेशन एक्सपेंस को भी यहां रिकॉर्ड किया जाता है। रियलाइजेशन एक्सपेंस क्या होते हैं कि जब भी कोई भी बिजनेस अगर बंद होता है तो बिजनेस के बंद होने के टाइम पे भी बिजनेस के फर्दर कुछ ना कुछ खर्चे होते हैं। जैसे आप अगर किसी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे अपने काम को या फिर अपने घर को शिफ्ट करते हो तो शिफ्टिंग में भी खर्चा होता है। सिमिलरली बिजनेस के बंद होने के टाइम पे भी बिजनेस का कुछ खर्चा होता है, जिस खर्चे को नाम दिया जाता है रियलाइजेशन एक्सपेंस, और जिस खर्चे को पे करने की जिम्मेदारी पार्टनरशिप फर्म की होती है, राइट। तो अगर जिम्मेदारी देखो, अगर क्या पार्टनरशिप फर्म की ही जिम्मेदारी होती है तो वो खर्चा पार्टनरशिप फर्म को पे करना होता है। अगर पार्टनरशिप फर्म पे कर देती है तो उसकी एंट्री क्या पास कर देते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। लेकिन अगर पार्टनरशिप फर्म ये कह दे कि हम आपको रियलाइजेशन एक्सपेंस की, पार्टनरशिप फर्म अपने किसी भी एक पार्टनर को रियलाइजेशन एक्सपेंस के लिए कोई अमाउंट कॉम्पेंसेट कर देती है कि जी हम आपको 10,000 रुपीज पे कर रहे हैं, अब रियलाइजेशन एक्सपेंस जो भी है वो आप देख लेना। तो पार्टनरशिप फर्म ने किसी एक्स पार्टनर को 10,000 रुपीज पे कर दिए कोई कॉम्पेंसेशन के अमाउंट में या फिर किसी रेम्यूनरेशन के जैसे, तो उस केस में रियलाइजेशन एक्सपेंस जो भी है पार्टनरशिप फर्म ने तो पार्टनर को वो पैसा पे कर दिया, तो उस केस में जर्नल एंट्री पास कर देते हैं रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राइट। तो रियलाइजेशन एक्सपेंस से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज क्या क्या होती हैं, इन सब एंट्रीज को भी एक बार देख लो। अगर रियलाइजेशन एक्सपेंस कोई फर्म पे करेगी तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश एंट्री पास कर देना। अब सेकंड अमाउंट क्या है, ट्रांजैक्शन क्या है, व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंस आर पेड बाय द पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। अब रियलाइजेशन एक्सपेंस फर्म के बिहाफ पे किसी पार्टनर ने पे किया है, पार्टनरशिप फर्म ने फर्म को कोई पैसा, पार्टनरशिप फर्म ने पार्टनर को कोई पैसा नहीं दिया, लेकिन रियलाइजेशन एक्सपेंस पे करना था पार्टनरशिप फर्म को, लेकिन पार्टनर ने पे कर दिया, तो उस केस में पार्टनरशिप फर्म की जिम्मेदारी बनती है कि भैया वो पैसा पार्टनर को पे करो, क्योंकि आपका रियलाइजेशन एक्सपेंस पार्टनर ने पे कर दिया। तो एंट्री क्या पास करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म उस रियलाइजेशन एक्सपेंस के अमाउंट को अपने पार्टनर को देगी, तो इसलिए पार्टनर की कैपिटल बढ़ेगी, कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट, राइट। आगे चलते हैं। इफ एनी पार्टनर इज टू बियर ऑल एक्सपेंस ऑफ द रियलाइजेशन हिमसेल्फ, अगर कोई भी पार्टनर रियलाइजेशन एक्सपेंस को खुद ही बियर करता है, यानी कि उसी का ही वो खर्चा है और वो खुद ही बियर कर रहा है, तो उस केस में याद रखना आपके सामने प्रैक्टिकल क्वेश्चन में कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है कि रियलाइजेशन एक्सपेंस बॉर्न बाय द पार्टनर एंड पेड बाय द पार्टनर। बॉर्न का मतलब होता है जिसका खर्चा है, पेड का मतलब है जो पे कर रहा है। तो रियलाइजेशन एक्सपेंस बॉर्न या बियर करके शब्द लिखा हो तो समझ जाना कि वो खर्चा किसका है, पार्टनर का है। पार्टनर का खर्चा था, तूने पे कर दिया, टंटा खत्म। हम एंट्री किस लिए पास करेंगे, तो उस केस में किसी भी एंट्री को पास मत करना, राइट। आगे चलते हैं। इफ रियलाइजेशन एक्सपेंस आर पेड बाय द फर्म ऑन बिहाफ ऑफ द बियरिंग पार्टनर, किसी पार्टनर को पैसा पे करना था लेकिन पार्टनरशिप फर्म ने पैसा पे कर दिया। आपके सामने ट्रांजैक्शन गिवन होती है ऐसे ऐसे कि वो खर्चा पार्टनर का था लेकिन पार्टनरशिप फर्म ने पे कर दिया, तो पार्टनरशिप फर्म ने अगर वो पैसा पे कर दिया तो पार्टनरशिप फर्म का तो कैश घटा होगा, तो पार्टनरशिप फर्म उतना पैसा अपने पार्टनर से लेगी। अब पार्टनर से लेगी तो पार्टनर्स के कैपिटल से ही एडजस्ट करेगी, तो कैपिटल घटेगी, कैपिटल घटती है तो डेबिट। तो एंट्री का पास करोगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फिर चलते हैं। इफ द फर्म हैज एग्रीड टू पे एन अ फिक्स अमाउंट टुवर्ड्स रियलाइजेशन एक्सपेंस इररिस्पेक्टिव ऑफ द एक्चुअल एक्सपेंस, राइट। पार्टनरशिप फर्म ने एक फिक्स अमाउंट अपने किसी भी पार्टनर को पे कर दिया जो कि रियलाइजेशन एक्सपेंस से रिलेवेंट था, लेकिन इररिस्पेक्टिव ऑफ द क्या है, रियलाइजेशन एक्सपेंस। मतलब क्या है इस बात का कि जो एक्चुअल एक्सपेंस है वो
क्या नाम है, अलग है इन कंपैरिजन ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंस। इसका मतलब क्या, पार्टनरशिप फर्म ने एक अमाउंट पे कर दिया किसी भी पार्टनर को रियलाइजेशन एक्सपेंस के नाम से कि जी आप हमारा रियलाइजेशन एक्सपेंस ये पे कर देना, हम तो सीधा सीधा इकट्ठा अमाउंट आपको ही दे रहे हैं। एक्चुअली में रियलाइजेशन एक्सपेंस जो भी हो, अगर पार्टनरशिप फर्म किसी एक्स पार्टनर को 10,000 तक का रियलाइजेशन एक्सपेंस पे कर देती है, लेकिन एक्चुअली में रियलाइजेशन एक्सपेंस 10,000 से कम हो या ज्यादा उससे कोई लेना देना नहीं है। पार्टनरशिप फर्म की जेब से क्या गया है, 10,000 रुपए किसी पार्टनर को पे किए गए हैं, तो सीधी सीधी एंट्री पास कर देंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 10,000 राइट। तो उसी एंट्री को यहां पास किया जा रहा है, याद रखना। इनके मैं बार बार कह रहा हूं, स्क्रीनशॉट लेते हुए चलना। If actual expense are paid by the firm but on behalf of the partner, अगर कोई एक्चुअल में एक्सपेंस किसी फर्म के द्वारा पे कर दिया गया पार्टनर के बिहाफ पे, इसका मतलब क्या है, यार पार्टनर को पैसा पे करना था लेकिन पार्टनरशिप फर्म पे कर रही है, तो अगेन पार्टनरशिप फर्म का तो कैश घटा होगा, तो कैश घटा होगा तो पार्टनरशिप फर्म ने कैश अकाउंट को क्या कर दिया, क्रेडिट। अब उतना पैसा पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर से भी तो लेगी तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट करेगी, कैपिटल घटेगी, कैपिटल घटती है तो डेबिट। इन्हीं सब जर्नल एंट्रीज को भी लाया हुआ हूं इस वीडियो में, बरकरार रहना, वही जर्नल एंट्रीज आने वाली हैं राइट। लेकिन स्टार्टिंग से देखते हुए चलना वीडियो को, अगर किसी चीज को सीक्वेंस में देखोगे तो काफी हद तक नॉलेज मिलती है और मजा भी आता है। सम स्पेशल जर्नल एंट्रीज, अगेन कुछ स्पेशल जर्नल एंट्रीज हैं। क्या, व्हेन गुडविल ऑफ द फर्म इज परचेज बाय एनी ऑफ द पार्टनर, अगर कोई भी पार्टनर किसी एसेट्स को टेकन ओवर करता है तो अगेन वो ही क्या एंट्री पास की जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन एक्सपेंस, सॉरी रियलाइजेशन अकाउंट। अब कुछ मैंने छोटा सा आपके सामने एग्जांपल लिया है, क्या कि रियलाइजेशन एक्सपेंस अमाउंटेड 10,000 वर पेड बाय द फर्म ऑन बिहाफ ऑफ अ पार्टनर। रियलाइजेशन एक्सपेंस 10,000 का है, फर्म ने पे कर दिया पार्टनर के बिहाफ पे, तो अगेन पार्टनर पे कर रहा है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट राइट। आगे ट्रांजेक्शन पे ध्यान से देखना, ई पॉइंट क्या कहता है, resolution expense were 15,000, 7,000 were to be borne by the firm and the balance by the partner, but the expense were paid by the partner। resolution का खर्चा 15,000 का है, जिसमें से 7,000 तक का खर्चा तो फर्म का है और बैलेंस पार्टनर का, तो यानी 15,000 में से 7,000 माइनस करो, 8,000 तक का खर्चा किसका है, पार्टनर का। तो पार्टनर को तो 8,000 ही देने थे, लेकिन सारा का सारा पैसा पार्टनर ने ही दे दिया, तो पार्टनर का जो खर्चा था वो उसे पे करना था, लेकिन पार्टनर ने फर्म के भी 7,000 को पे कर दिया, तो पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर को 7,000 रुपीज पे करेगी। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 7,000 राइट। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे आ जाओ, रियलाइजेशन एक्सपेंस 10,000 का है, वर टू बी बॉर्न बाय द पार्टनर, खर्चा 10,000 का था जो पार्टनर ने पे कर दिया, तो यानी कि पार्टनर का खर्चा है, सॉरी वर टू बी बॉर्न बाय द पार्टनर, मतलब क्या है कि ना रियलाइजेशन एक्सपेंस 10,000 का है और ये खर्चा भी पार्टनर का ही है, तो खर्चा पार्टनर का है, तो भैया तू पे कर, हम उसकी ट्रांजेक्शन क्यों करेंगे। तो उस केस में याद रखना, जो खर्चा किसी भी पार्टनर का होता है और पार्टनर ने पे कर दिया तो उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं किया जाता राइट। आगे चलते हैं, अब कुछ आपके सामने जर्नल एंट्रीज लाया हूं, चलो पहली जर्नल एंट्रीज को आप देख लो। क्या कह रहे हैं, लैंड एंड बिल्डिंग जिसकी बुक वैल्यू 1,60,000 की है, उसे 3 लाख में बेच दिया गया किसी ब्रोकर के थ्रू, और ब्रोकर ने हमसे 2% का कमीशन भी चार्ज किया है एज अ डीलिंग चार्जेस आप कह सकते हो। जर्नलाइज द ट्रांजेक्शन एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, और आपसे कहा गया कि एंट्री को पास करके दिखाओ, तो सीधी सी बात है, बिल्डिंग को 3 लाख में बेच दिया, 3 लाख में भी बेचने में 2% का तो कमीशन ही पे करना पड़ गया, तो हमारे हाथ में एग्जैक्ट पैसा कितना आया, 2,94,000। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या पास करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट राइट। आगे आ जाओ, कुछ यहां मैंने जर्नल एंट्रीज आपके सामने लिखी हैं, अब इन जर्नल एंट्रीज का क्या सॉल्यूशन किया जाएगा, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज हैं। फर्स्ट एंट्री क्या कहती है, धर्म एक पार्टनर है जो कि बिजनेस में अपॉइंट किया गया था, जिसमें धर्म को हमने पार्टनरशिप फर्म ने डिसोल्यूशन प्रोसेस के लिए 12,000 रुपए तक का रेम्यूनरेशन पे किया है, एंड ही हैड टू बियर द डिसोल्यूशन एक्सपेंस, और वो पैसा और वो डिसोल्यूशन एक्सपेंस धर्म को ही पे करना है, लेकिन डिसोल्यूशन एक्सपेंस 11,000 वर पेड बाय द धर्म राइट।
ध्यान से देखना, पार्टनरशिप फर्म धर्म को 12,000 रुपए पे करती है, लेकिन धर्म ने एक्चुअली में 11,000 रुपए पे कर दिए। डजंट मैटर धर्म भाई साहब कितना पैसा पे कर रहे हैं, पार्टनरशिप फर्म ने तो धर्म को अगर 12,000 रुपए पे किए हैं तो सीधी सी बात है ये धर्म के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएंगे। तो एंट्री क्या पास करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू धर्म कैपिटल अकाउंट 12,000 राइट। आगे आ जाओ। जय एक पार्टनर है, अगेन वॉज अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर द प्रोसेस ऑफ द डिसोल्यूशन एंड वॉज अलाउड रेम्यूनरेशन ऑफ 15,000। अगेन जय को भी डिसोल्यूशन के प्रोसेस के लिए 15,000 रुपए एज रेम्यूनरेशन अलाउ किए गए हैं, पे किए गए हैं। जय एग्री टू बियर डिसोल्यूशन एक्सपेंस, जय एग्री हो गया था सभी डिसोल्यूशन एक्सपेंस को पे करने के लिए। एक्चुअल डिसोल्यूशन एक्सपेंस 16,000 वर पेड बाय द विजय। भाई वाह, सुन लो, पार्टनरशिप हमने जय को 15,000 रुपए पे करे और एक्चुअली में खर्चा 16,000 का हुआ, और वो 16,000 तक का खर्चा किसने पे कर दिया, विजय ने पे कर दिया। पे करना था जय को और पे कर दिया विजय ने। तो खुद सोचो यार, विजय ने पे कर दिया तो अब क्या विजय जय से पैसा लेगा, तो उसकी 2 एंट्री पास करना। मतलब क्या है, यहां से लेके यहां तक की तो ट्रांजैक्शन अलग है, यहां से लेके यहां तक की ट्रांजैक्शन अलग है। तो पहले तो पार्टनरशिप फर्म ने जय को 15,000 रुपए पे करे तो उसकी एंट्री पास कर देना, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू जय कैपिटल अकाउंट 15,000। उसके बाद विजय अगर कोई पैसा पे करता है 16,000 रुपए, तो यानी विजय जय से पैसा लेगा, तो फिर एंट्री क्या पास करोगे, जय कैपिटल अकाउंट डेबिट टू विजय कैपिटल अकाउंट 16,000। तो देखना यही एंट्री पास हो रही होगी, रियलाइजेशन टू जय कैपिटल अकाउंट, जय कैपिटल अकाउंट डेबिट टू विजय कैपिटल अकाउंट राइट। आगे चलते हैं। दीपा एक पार्टनर है, अगेन वॉज टू लुक आफ्टर द प्रोसेस ऑफ द डिसोल्यूशन एंड फॉर दिस वर्क शी वॉज अलाउड रेम्यूनरेशन। दीपा को भी डिसोल्यूशन एक्सपेंस के लिए 7,000 रुपीज तक का रेम्यूनरेशन अलाउ किया गया था। दीपा एग्री हो गई थी कि हाँ जी ठीक है मैं पे कर दूंगी। एक्चुअली में क्या हुआ, डिसोल्यूशन एक्सपेंस 6,000 का वर पेड फ्रॉम द फर्म बैंक अकाउंट। अरे यार, जब दीपा को 7,000 रुपए पे किए गए हैं उसके बाद भी एक्चुअली में फर्म के बैंक अकाउंट के थ्रू 6,000 रुपए पे हो गए, तो इसकी भी 2 ही एंट्री पास करना। ये ट्रांजैक्शन भी 2 ही है, यहां से लेकर यहां की अलग पास करना, यहां से लेकर यहां की अलग पास करना। पहले तो दीपा को 7,000 रुपए पे किए गए तो इसकी एंट्री पास करना, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू दीपा कैपिटल अकाउंट 7,000। फिर फर्म के बैंक से 6,000 रुपए पे किए गए हैं तो दीपा कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो उस 6,000 रुपए की भरपाई भी कहां से होगी, दीपा के कैपिटल अकाउंट से होगी। तो दीपा से 6,000 रुपए वापस लिए जाएंगे। जब दीपा से 6,000 रुपए वापस लिए जाएंगे तो दीपा का कैपिटल अकाउंट घटेगा। तो एंट्री क्या पास करोगे, दीपा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक टू कैश अकाउंट या फिर बैंक अकाउंट, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म का जो 6,000 रुपए घटे हैं तो इसकी भी 2 ही एंट्री पास करना। देखते हैं हमने कितनी एंट्री पास करी है, हमने भी 2 ही एंट्री पास करी होंगी। दीपा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, मैंने सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल एंट्री पास करके दिखाई हुई है आपको, जहां नाम है दीपा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो इसकी भी 2 ही एंट्री पास कर लेना राइट। ये एक सिंगल एंट्री पास मत करना, पहले तो आप इसकी ये एंट्री पास करना, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू दीपा कैपिटल अकाउंट। जल्दबाजी में मैंने फटाफट से जो मेन एंट्री थी उसी को ही पास कर दिया, लेकिन अब आपको चीजें समझा रहा हूं तो आप दोनों ही एंट्री को पास करना, रियलाइजेशन टू दीपा, दीपा टू बैंक। फिर चलते हैं डी ट्रांजेक्शन पे। देव एक पार्टनर है, agreed to do the work of dissolution for 7,500. He took away stock of the same amount as his commission. The stock had already been transferred to the realization account. सीधी सी बात है, देव को भी हमने, देव हमारा एक पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर था जिसे 7,500 रुपए हमने डिसोल्यूशन एक्सपेंस के लिए अलाउ किए हुए थे और वो हमारे स्टॉक को लेके चला गया। तो इसकी कोई भी एंट्री पास नहीं होनी चाहिए। उसका रीजन क्या है कि हमारे डिसोल्यूशन एक्सपेंस को एडजस्ट किया गया है हमारी ही एसेट्स के साथ। तो हमेशा से याद रखना, हमारी कोई भी लायबिलिटी अगर उसको किसी एसेट के साथ एडजस्ट किया जाता है तो उसकी किसी भी एंट्री को पास नहीं किया जाता, राइट। आगे चलते हैं ई ट्रांजेक्शन पे। जीव एक पार्टनर है, एग्रीड टू डू द वर्क ऑफ डिसोल्यूशन फॉर विच ही वाज अलाउड अ कमीशन। माइक चल रहा है जी। जीव एक पार्टनर है, वो भी अगेन अलाउ किया गया है और उसे भी हमने कमीशन अलाउ कर दिया 10,000 तक का। ही एग्री टू बियर द डिसोल्यूशन एक्सपेंस, वो भाई साहब एग्री हो गए थे कि चलो जी मैं आपका डिसोल्यूशन एक्सपेंस बियर कर दूंगा। एक्चुअली में डिसोल्यूशन एक्सपेंस जीव के द्वारा जो पे किया गया है वो 12,000 का पे किया गया है। दीज एक्सपेंस वर पेड बाय जीव बाय ड्रॉइंग कैश
वो पैसा जीव के द्वारा फर्म में से कैश निकाल कर पे किया गया है। देखो जी, बहुत बढ़िया ट्रांजेक्शन है। जीव को 10,000 रुपए तक का कमीशन पे किया गया है, तो पहले तो एंट्री क्या पास की जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू जीव कैपिटल अकाउंट 10,000। देन उसके बाद क्या एंट्री पास करोगे, पार्टनरशिप फर्म का कैश। अब जीव ने भी क्या काम कर दिया कि फर्म से वो से पैसा निकाल कर पे कर दिया, तो जीव से वो पैसा वापस लिया जाएगा, तो एंट्री क्या पास करोगे, जीव कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक 12,000। यहां मैंने कौन सी एंट्री पास कर रखी है, इसकी भी दूसरी एंट्री जरूर पास कर लेना, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म को तो बैंक घटा है ना। जीव कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक 12,000। वन शॉट बनाने के लिए तुम मानोगे नहीं, इतनी सारी चीजें होती हैं, इतनी सारी चीजों को ना लिखते हुए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छोटी मोटी चीज ऐसी होती है जिसे हम लोग भूल जाते हैं, लेकिन फिर भी कोई नहीं, अब आपके सामने सारी की सारी चीजें रिकॉल हो रही हैं, तो उसके साथ साथ सब चीजें क्लियर हो जाएंगी, राइट। लास्ट एंट्री क्या है, डेटर है 8,000 रुपए के, जिसको हमने पहले से रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर किया हुआ है, और हमारा वो डेटर एग्री हो गए थे कि हमारे रियलाइजेशन एक्सपेंस को बियर कर देंगे 7,800 में इन फुल सेटलमेंट। तो सीधी सी बात है, इसकी कोई एंट्री को पास मत करना, क्योंकि अगेन एसेट्स को रियलाइजेशन एक्सपेंस के साथ एडजस्ट किया जा रहा है, तो इसकी कोई एंट्री पास होनी नहीं चाहिए। एफ नो एंट्री, राइट। तो इसी तरीके से एंट्रीज को पास करते हैं। अब एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल क्वेश्चन लाता हूं, इसे भी देखना। जर्नल एंट्रीज की तो भरमार है, अगर तुमने ये वन शॉट स्टार्टिंग टू एंड देख लिया भाई साहब, सारी की सारी जर्नल एंट्री क्लियर है और 6 नंबर पक्के कर लोगे, क्योंकि डैम श्योर अभी तक इस चैप्टर में से ज्यादातर जर्नल एंट्रीज को ही पूछा गया है, राइट। आगे चलते हैं। पास जर्नल एंट्री फॉर द पेमेंट ऑफ फॉलोइंग अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म ऑफ पार्टनर्स शिव एंड मोहन। ठीक है जी। देयर वॉज अ कॉन्टिजेंट लायबिलिटी, हमारी कोई कॉन्टिजेंट लायबिलिटी थी एक बिल डिस्काउंटेड के रेस्पेक्ट में, जो कि बिल मैच्योर भी नहीं हुआ, तो यानी कि हमें बिल के रेस्पेक्ट में 18,500 रुपए पे करने थे। चलो जी, हम पे कर देंगे। एन एक्सेप्टर ऑफ वन बिल, और एक एक्सेप्टर है किसी एक बिल का, जो बिल का अमाउंट 2,500 रुपए है, वो इंसॉल्वेंट हो गया और उससे हमें 50 पैसा इन रुपी रिकवर हुआ है, तो यानी कि 2,500 का आधा हमें कितना पैसा मिला है, 1250। The liability of the firm on account of this bill discounted and dishonored has not so far been recorded. और इन लाइबिलिटीज को अभी तक हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो अब उसे रिकॉर्ड करो। तो सीधी सी बात है, पहले तो हम इस 18,500 की लाइबिलिटी को पे करेंगे, तो इसकी एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर बैंक अकाउंट। 18,500 और 2,500 रुपए हमें मिलने थे, लेकिन जिसका आधा ही अमाउंट मिल पाया 1250, तो जो पैसा मिल गया उसकी एंट्री क्या पास करोगे, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 1250। तो यही एंट्री पास करी होंगी मैंने, इसमें कुछ है ना। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, राइट। आ जाओ जी आगे। There was a contingent liability in respect of the claim for damages of 75,000. Such liability was settled for 50,000 and paid by the partnership. हमारी लाइबिलिटी 75,000 की थी, लेकिन उस लाइबिलिटी को 50,000 से सेटल कर लिया गया, और जिसे शिव के द्वारा पे किया गया है। अब शिव के द्वारा पे किया गया, तो भैया शिव को तो वो पैसा पे करना पड़ेगा, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू शिव कैपिटल अकाउंट, यही एंट्री हो रही होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू शिव कैपिटल अकाउंट 50,000, राइट। Firm will have to pay 10,000 as compensation to an injured employee, which was a contingent liability not accepted by the firm. फर्म को पे करने थे 10,000 रुपए एक इंजर्ड एम्प्लॉय को एज कॉम्पनसेशन, यानी कि एक तरीके से मुआवजा, जो कि एक कॉन्टिजेंट लायबिलिटी थी। कॉन्टिजेंट लायबिलिटी का मतलब एक ऐसी लायबिलिटी होती है जो लायबिलिटी डिपेंड करती है आने वाली कंडीशंस के ऊपर, कि अगर कंडीशंस अराइज हो गई तो भैया लायबिलिटी पे करनी पड़ जाएगी, राइट। तो उस केस में अगर पार्टनरशिप फर्म एज किसी भी इंजर्ड एम्प्लॉय के लिए कोई भी मुआवजा पे करती है, तो अगेन पार्टनरशिप फर्म का कैश या फिर बैंक ही घटेगा, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट के नाम से कुछ भी लिख सकते हो, मैंने बैंक लिखा हुआ है, आप बैंक या कैश कुछ भी लिख सकते हो, इस बात को जरूर याद रखना। लास्ट है 5,000 रुपए फॉर डैमेजेस क्लेम बाय अ कस्टमर हैज बीन डिस्प्यूटेड बाय द फर्म। एक कस्टमर से फर्म का झगड़ा हो गया था, जिसके लिए उसने 5,000 रुपए तक का क्लेम अराइज किया है। इट वॉज सेटल्ड एट 70%, जिसकी सेटलमेंट हो गई 70% में, तो यानी कि हमारी जेब से 5,000 का 70% 3,500 रुपए ही जाएंगे। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 3500, यही एंट्री हो रही होगी,
रियलाइजेशन टू बैंक 3500, राइट। सब चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। आ जाओ जी, और भी एक और जर्नल एंट्री वाला क्वेश्चन देख लो। पहला अमाउंट क्या कह रहे हैं, रियलाइजेशन एक्सपेंस ऑफ द फर्म अमाउंटिंग टू 2600 वर पेड बाय द पार्टनर अमन। अमन के द्वारा कोई भी रियलाइजेशन एक्सपेंस पे हो गया तो अब अमन तो भैया पैसा लेगा, तो यानी एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू अमन कैपिटल अकाउंट 2600, क्योंकि अमन को तो वो पैसा चाहिए, तो वो पैसा अमन के कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में ट्रांसफर किया जाएगा। सेकंड, अ क्रेडिटर ऑफ 4500 टुक ओवर द स्टॉक वैल्यूड 5200 इन फुल सेटलमेंट, राइट। एक लेनदार हमारे स्टॉक के साथ सेटलमेंट करके चला गया, तो अगेन एक एसेट्स को लायबिलिटी के साथ एडजस्ट किया गया, इसकी कोई एंट्री मत पास करो, ठीक है। आगे आ जाओ, अनरिकॉर्डेड एसेट्स है, कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स है, बेच दी, पैसा आ गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। रिमेनिंग क्रेडिटर्स हैं 20,000 रुपए के, अब हमने उन्हें पैसा पे किया है 5% के डिस्काउंट पे, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि लायबिलिटी कैश या बैंक से पे होती है, राइट। कैश या बैंक घटेगा, घटता है तो क्रेडिट, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना अमाउंट आ जाएगा, 19,000। फिफ्थ पे आ जाओ, रिमेनिंग कोई हमारा स्टॉक है 30,000 रुपए का, उसे बिमल लेके चला गया 20% के डिस्काउंट पे। अगर कोई एसेट्स को बिमल लेके जाएगा तो भैया बिमल के कैपिटल अकाउंट से ही उसकी एडजस्टमेंट की जाएगी, बिमल से वो पैसा लिया जाएगा, तो बिमल का कैपिटल अकाउंट घटेगा, तो यानी बिमल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, राइट। तो बिमल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। लास्ट आ जाओ, एक इन्वेस्टमेंट है जिसकी फेस वैल्यू 10,000 की है और उसे 40% ही उससे पैसा रियलाइज हो पाया है, तो यानी कि 10,000 का 40% 4,000। बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि पैसा हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 4,000 आया, तो हमारा बैंक बढ़ जाएगा, बैंक बढ़ेगा तो डेबिट, राइट। एक और ट्रांजेक्शन में आ जाओ जी, रोहित कुणाल सार्थक 3 पार्टनर है, तीनों के ऐसे ऐसे इंफॉर्मेशन दे रखी है। मैं आपके सामने जानबूझ के भर भर की ऐसी ऐसी जर्नल एंट्रीज लाया हूं, अगर आपने ये वन शॉट देख लिया, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, इसी टाइप की ही जर्नल एंट्रीज आपके एग्जाम्स में आती हैं। आप सैंपल पेपर्स उठा के देखना, या अपने जो भी आपके सामने प्रीवी या आपके किसी मतलब पिछले साल के जो भी आपके सर्कल में स्टूडेंट हों, उनसे कभी क्वेश्चन पेपर उठा के देखना। अदरवाइज लास्ट ईयर के तो खैर जो भी क्वेश्चंस आते हैं सैंपल पेपर्स के अंदर मिल ही जाते हैं, या आप अपने हाफ ईयरली के या फिर फर्स्ट प्री बोर्ड के जो भी क्वेश्चंस आए होंगे क्वेश्चन पेपर में, उन्हें देखना। इसी टाइप की जर्नल एंट्रीज आपसे पूछी जाती हैं और यही जर्नल एंट्रीज ही आपके एग्जाम्स में आएंगी। तो भाई साहब 6 नंबर पक्के हो रहे हैं, देखते चले जाओ। कुणाल, ये यहाँ कुणाल होना चाहिए, राइट। कुणाल एग्री टू पे हिज वाइफ लोन, कुणाल एग्री हो गया अपनी वाइफ का लोन पे करने के लिए, राइट। यानी कि 3 पार्टनर है, रोहित कुणाल सार्थक, और कुणाल अपनी वाइफ का लोन पे करने के लिए एग्री हो गया। सीधी सी बात है, वाइफ से लोन लिया किसने, पार्टनरशिप फर्म ने, कुणाल क्यों देगा भाई, कुणाल क्यों देगा, कुणाल की वाइफ से लोन लिया पार्टनरशिप फर्म ने, कुणाल दे रहा है, तो कुणाल यूं ना कहेगा यार तुम्हारी देनदारी ही दे मैं रहा हूं, तो मुझे ये पैसा दो, तो पार्टनरशिप फर्म कुणाल के कैपिटल अकाउंट में 6,000 रुपए डलवा देगी। तो एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कुणाल कैपिटल अकाउंट 6,000, राइट। टोटल क्रेडिटर्स हैं 40,000 रुपए के, जिसमें से 10,000 रुपए के जो क्रेडिटर्स हैं वो हमसे फर्नीचर लेके चले गए 8,000 रुपए का, जिस टोटल फर्नीचर की बुक वैल्यू थी 28,000 की इन सेटलमेंट। रिमेनिंग क्रेडिटर्स बच गए कितने के, 30,000 रुपए के। 30,000 के क्रेडिटर्स को हमने 1% का डिस्काउंट दे दिया, तो 30,000 का 1% 300। तो एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 29,700। सी ट्रांजेक्शन पे आ जाओ, रोहित का लोन है 70,000 का टू द फर्म विच वॉज ड्यूली पेड, राइट। यानी कि सीधी सी बात है, पार्टनरशिप फर्म ने रोहित से लोन लिया हुआ था और उसे बाद में पे भी कर दिया गया। अब इस एंट्री को देखना ध्यान से, मैंने क्या एंट्री पास की है, रोहित लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक, यहां रियलाइजेशन नहीं आया, तो मैं आपसे स्पेशली कह चुका हूं, क्योंकि कि ये जो पार्टनर का जो लोन होता है, पार्टनर का लोन रियलाइजेशन में डाला ही तभी जाएगा जब पार्टनर के लोन को किसी एसेट्स के साथ सेटल किया गया है, राइट। जब भी आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाओगे, तो यहां एंट्री हो गई रोहित लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। डी ट्रांजेक्शन पे आ जाओ, एक मशीन है जिसको रिकॉर्ड नहीं किया हुआ था बुक्स में, अब उसे कुणाल लेके चला गया 3,000 रुपए में, और उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू आ रही है 5,000 की। अरे यार वैल्यू जो भी हो, कुणाल कितने में ले गया, 3,000 में, तो कुणाल के कैपिटल अकाउंट से उतना ही पैसा एडजस्ट किया जाएगा, तो कुणाल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, राइट।
फिर क्या कहते हैं, फर्म का डेबिट बैलेंस दे रखा है 15,000 का, इसकी मैंने कोई एंट्री पास नहीं की गई। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, पार्टनर्स में डाल देना। तो रोहित कैपिटल अकाउंट डेबिट, कुणाल कैपिटल अकाउंट डेबिट, सार्थक कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 15,000 को ओल्ड रेशो में बांट देना, यहाँ ओल्ड रेशो गिवन नहीं है तो इक्वल बांट देना। लास्ट ट्रांजेक्शन पे आ जाओ। सार्थक पेड द रियलाइजेशन एक्सपेंस ऑफ 16,000 आउट ऑफ हिज प्राइवेट फंड्स who was to get remuneration 15,000। सीधी सी बात है, सार्थक को 15,000 रुपए तक का रेम्यूनरेशन पे किया गया है और 15,000 के बाद सार्थक ने एक तरीके से रियलाइजेशन एक्सपेंस अपने प्राइवेट फंड से पे कर दिया 16,000। भैया अपने प्राइवेट फंड से तू चाहे 1 लाख पे कर दे, हम जिम्मेदार नहीं है, हम तो तुझे पहले से ही 15,000 रुपए दे के आ गए, हम तो वो 15,000 तेरी कैपिटल अकाउंट के अंदर डलवा देंगे। क्यों? क्योंकि रिकॉर्ड तो दिखाना है भाई, पार्टनरशिप हम उससे पैसा दे रही है तो वो पैसा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ही जाएगा, क्योंकि ना हर चीज रिकॉर्ड में रहनी चाहिए, राइट। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सार्थक कैपिटल अकाउंट 15,000, राइट। स्क्रीनशॉट लेते हुए चलना बच्चों। और एक और ट्रांजेक्शन, अरे हमने ऐसे कितनी सारी जर्नल एंट्रीज ली हुई है। ये लास्ट क्वेश्चन आ गया बस, राइट। इसके बाद सीधा प्रैक्टिकल क्वेश्चन उठाएंगे, ये वाला इस वीडियो में बरकरार रहना। ये लास्ट क्वेश्चन देख लो, क्या कह रहे हैं। दो पार्टनर है अमन और हर्ष, उसके बाद क्या कह रहे हैं, एंट्रीज पे ही चलने के लिए कह रहे हैं। फर्नीचर है 5,000 का, अमन लेके चला गया फर्नीचर का 50% एट 10% डिस्काउंट। हाँ, इस टाइप की भी जर्नल एंट्रीज की आपको नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि ज्यादातर प्रैक्टिकल क्वेश्चन में ऐसी ट्रांजेक्शन आती है। 50,000 का फर्नीचर है जिसका 50% अमन 10% के डिस्काउंट पे लेके गया है। तो 50,000 का पहले 50% कैलकुलेट करो, 25,000 आ गया। 25,000 में से 10% डिस्काउंट माइनस कर दो, या 25,000 का सीधा 90% कैलकुलेट करो। एंट्री क्या होगी, अमन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 22,500 22,500, राइट, क्योंकि उतना पैसा अमन से लिया जाएगा। अगेन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस दे रखा है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में डाल दिया जाएगा। क्रेडिट बैलेंस का मतलब होता है कि ये लायबिलिटी साइड वाला अमाउंट है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू अमन कैपिटल टू हर्ष कैपिटल। अगेन मैंने यहां एंट्री नहीं लिखी क्योंकि मैं बहुत जल्दबाजी में था इनके सॉल्यूशन करने में, तो मैंने कहा यार जो चलो आसान आसान सी है वो सब चीजें नहीं लिखते। हर्ष का लोन 6,000 रुपए का, उसे सेटल किया गया है 5,500 में। भाई देखो सीधी सी बात है, पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर का लोन 6,000 का, देखना यहां पे रियलाइजेशन आ गया ना 500, ये क्यों आया, इन सब बातों को ध्यान से देखना है, यही तुम्हें अपने दिमाग के अंदर बिठानी है। हर्ष का लोन तो यार 6,000 का था, सेटलमेंट 5500 से हुई है, तो 5,500 रुपए ही कैश या बैंक अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखोगे बाय हर्ष लोन के नाम से 5,500। इस 500 का क्या करोगे, तो उस 500 को भी आपको रियलाइजेशन अकाउंट में रिकॉर्ड करना होगा। तो टू रियलाइजेशन अकाउंट 500 क्रेडिट, राइट। तो हर्ष लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन टू बैंक लोन 6,500 5,500, राइट। डी ट्रांजेक्शन पे आ जाओ। फर्म पेड रियलाइजेशन एक्सपेंस 5,000 ऑन बिहाफ ऑफ हर्ष के बिहाफ पे पार्टनरशिप हमने 5,000 तक का रियलाइजेशन एक्सपेंस पे कर दिया। तो हर्ष कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, इस एंट्री पे भी आ जाओ, राइट। ठीक है ना, फर्म क्योंकि फर्म पे कर रही है हर्ष के बिहाफ पे, तो हर्ष से तो पैसा लिया जाएगा, तो हर्ष से पैसा लेंगे तो उसकी कैपिटल से ही सेट ऑफ किया जाएगा, कैपिटल घटेगी, कैपिटल घटती है तो डेबिट। तो ये सारी की सारी एंट्रीज वही तो हैं जो मैंने यहाँ इस वन शॉट के स्टार्टिंग में समझाई हुई है। तो इसलिए कह रहा हूँ इसे स्टार्टिंग से देखोगे तो ही आपका फायदा है, वरना बीच में से कोई सा भी क्वेश्चन उठाओगे वीडियो स्किप करते रहोगे, कुछ फायदा नहीं है, अपना ही टाइम वेस्ट करोगे। हार्डली 1 घंटे का जो वन शॉट होगा 1 घंटे का होगा, या हार्डली 1 घंटे 10 मिनट का होगा, 15 मिनट का होगा। लेकिन भाई साहब रजाई ओढ़ के ऐसे लेट के फोन सामने करके अगर भी आपने देख लिया, अगर आपने पेन रजिस्टर भी नहीं लिए ऐसे भी देख लिया, तो सारी की सारी चीजें यूं रिकॉल होंगी, यूं, राइट। ई ट्रांजेक्शन पे आ जाओ। देयर वॉज अ बिल फॉर 1200 अंडर डिस्काउंट, एक बिल है 1,200 रुपए का डिस्काउंट के अंडर में, यानी कि हमने किसी भी पार्टनरशिप हमने 1,200 रुपए का एक बिल डिस्काउंटिंग चार्जेस पे करके किसी बैंक से क्या नाम है डिस्काउंट करा रखा है, यानी कि उस फर्म के पास 1,200 रुपए अपने बैंक से आए हुए हैं। द बिल वॉज रिसीव फ्रॉम सोहन हु बिकेम इंसॉल्वेंट, वो बिल मिलना, उस बिल का पैसा मिलना था सोहन से जो कि इंसॉल्वेंट हो गया, अब उसने उसका 25% ही भिजवाया है, राइट। तो उसकी एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, सीधी सी मैंने एंट्री पास करके दिखा दी, कौन सी, कि उसका 25% जो आया है तो उसकी तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 300। उसके बाद आ जाओ, अब ये जो 1,200 रुपए का जो अमाउंट है, इस 1,200 के अमाउंट की भी क्या एंट्री पास करोगे, आप खुद सोचो।
सोहन से सिर्फ और सिर्फ 300 रुपए आए, लेकिन जो 1200 रुपए के बिल को किसी भी पार्टनरशिप फर्म ने अपने बैंक से डिस्काउंट करा लिया था, इसका मतलब है कि पार्टनरशिप फर्म ने 1200 रुपए के अमाउंट को किसी पर्सन को 1200 रुपए तक का उधार सामान बेचा होगा, उस पर्सन ने वो 1200 रुपए की वो तुरंत पेमेंट पे नहीं करी, तो उन 1200 रुपए की ट्रांजेक्शन को एक डॉक्यूमेंट में लिख दिया गया, और उस डॉक्यूमेंट में लिखने के बाद उस पर्सन ने कहा कि जी मैं तो फलाना फलाना डेट को आपको ये पैसा दूंगा। बेचने वाला इंसान भी एग्री हो गया था, लेकिन बेचने वाले इंसान को अपने 1200 रुपए की जरूरत पड़ गई पहले। सेलर जो था वो 1200 रुपए के उस बिल को अपने बैंक में लेके गया, बैंक से उसने वो बिल उसका पैसा ले लिया, बैंक वालों ने उस 1200 रुपए पे कोई ना कोई कमीशन काट के उसे पैसा दे दिया होगा, लेकिन ड्यू डेट पे तो बैंक वो 1200 के 1200 रुपए लेगा। तो जब 1200 के 1200 रुपए वो ड्यू डेट पे बैंक वापस लेगा, तो उसकी तो एंट्री यही पास करोगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1200। तो यहां इसलिए बोला जाता है डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब होता है कि बैंक ने डिस्काउंटिंग चार्जेस रुपीज डिडक्ट करके उस किसी भी बिजनेस को 1200 रुपए में से डिस्काउंटिंग चार्जेस डिडक्ट करके कुछ पैसा दे दिया होगा, लेकिन ड्यू डेट पे तो बैंक वो 1200 के 1200 पूरे के पूरे रुपए ही लेता है। लास्ट ट्रांजेक्शन पे आ जाओ। क्रेडिटर्स टू होम द फर्म ऑट 6,000 एक्सेप्टेड स्टॉक ऑफ 5,000 एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। एक हमारे लेनदार है 6,000 रुपए के, वो 5,000 का स्टॉक लेके चले गए 5% के डिस्काउंट पे। बताओ जी, तो 5,000 का 5% कितना हो गया? 250 रुपए। एंड बैलेंस इन कैश, तो 6,000 में से 5,000 का स्टॉक गया, बच गया 1,000। उसमें भी 5,000 के स्टॉक में से भी हमने सामने वाले को 5% का डिस्काउंट दे दिया, तो अब यहां लिख दिया इन्होंने बैलेंस। तो इतना याद रखना, इस बैलेंस इस 1,000 रुपए में इस 250 रुपए की वैल्यू को भी जोड़ देना। यहां 250 नहीं लिखोगे तो मामला खराब हो जाएगा। ये जो अगर इन्होंने बैलेंस शब्द लिखा है, अगर ये बैलेंस ना लिखते तो यहां पे 1,000 ही आ जाता, लेकिन ये बैलेंस लिख दिया गया, तो 1,000 में 250 रुपए जोड़ के कैश की एंट्री पास करोगे। तो इतना याद रखना, जब भी ऐसी ऐसी ट्रांजेक्शन होती है तो इस तरीके से किया जाएगा। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि हमने बचे हुए पैसे को क्या पे कर दिया, चेक से या कैश में, तो रियलाइजेशन टू बैंक, राइट। अब चलते हैं इस वीडियो में आगे, इस प्रैक्टिकल क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं, और ये इस प्रैक्टिकल क्वेश्चन के बाद एक और प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, ये इन दोनों प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व करके ये वन शॉट समाप्त, राइट। तो मिलता हूं, आइए अब चलते हैं इस प्रैक्टिकल क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और समझते हैं कि रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट को कैसे कैसे मेंटेन किया जाता है। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन क्या कह रहा है? अनिल, भानु, करम 3 पार्टनर है, तीनों के रेशो मेंशन है 3:1:1, और ये आपके सामने बैलेंस शीट गिवन है। बैलेंस शीट के बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन मेंशन की गई है, और आपसे बोला गया है कि रियलाइजेशन अकाउंट बनाओ और अनिल का लोन अकाउंट बना के दिखाओ, राइट। मैं आपको इस क्वेश्चन के अंदर तीनों के तीनों अकाउंट बना के दिखाऊंगा, रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट। ध्यान से देखना कैसे कैसे क्वेश्चंस को करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैंने इंटेंशनली ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन लिया है। आपकी टीएस ग्रेवाल बुक में कोई भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन इतना खास नहीं है, इतनी कोई टिपिकल ट्रांजेक्शंस नहीं है, बहुत इजी ट्रांजेक्शंस हैं, उन्हें कहां कहां कैसे कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, बहुत आसान है। ये मैं इंटेंशनली ऐसा क्वेश्चन लाया हूं क्योंकि इलस्ट्रेशन इस चैप्टर की बहुत अच्छी हैं। तो इस इलस्ट्रेशन में ये जितनी भी ट्रांजेक्शंस गिवन है, ये सारी की सारी ट्रांजेक्शंस एक से बढ़कर एक है, राइट। तो इसकी आपको नॉलेज जरूर होनी चाहिए। तो पहले तो इसके फॉर्मेट पे आ जाओ। चलो जी, स्टार्टिंग से आ जाओ। सबसे पहले आपका क्या काम होता है? जितनी भी एसेट्स होती हैं रियलाइजेशन अकाउंट में लिखते हैं। स्टार्टिंग कैश से हो रही है, तो कैश 32,000 का है, कैश अकाउंट की डेबिट साइड में लिखो टू बैलेंस BD 32,000। आगे आ जाओ। डेटर्स गिवन है, सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड में यहां क्या आ गए? डेटर 262,000। प्रोविजन क्रेडिट होता है बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, कितना है? 12,000। आगे चलते हैं। स्टॉक की वैल्यू गिवन है 78,000। 78,000। फर्नीचर की वैल्यू है 10,000। कंप्यूटर कितना है? 80,000। सन्ड्री एसेट्स कितनी है?
1,70,000, राइट। सिमिलरली यहां क्या आ गए, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स की वैल्यू कितनी है, 60,000। क्रेडिटर्स के बाद लिखा हुआ है लोन बाय मिसिस करम। मिसिस करम यानी कि करम की वाइफ का लोन है 15,000। रिलेटिव के लोन हमेशा यहीं पे ही आते हैं, तो लिखोगे क्या, मिसिस करम लोन की वैल्यू कितनी है, 15,000, राइट। आगे चल के लिखा हुआ है लोन बाय अनिल, यानी पार्टनरशिप हमने अनिल से 1 लाख रुपए का लोन लिया हुआ है। तो आप तुरंत चेक करो कि यहां एडिशनल इंफॉर्मेशन में अनिल के लोन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन मेंशन है क्या। पहली इंफॉर्मेशन क्या कह रहे हैं, अनिल टू कंप्यूटर एट इट्स बुक वैल्यू इन सेटलमेंट ऑफ हिज लोन। अनिल पार्टनरशिप फर्म का कंप्यूटर लेके चला गया अपने लोन के सेटलमेंट में। तो यानी कि यहां पे अनिल के लोन को रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में मेंशन किया जाए, क्योंकि पार्टनर के लोन को एडजस्ट किया जा रहा है पार्टनरशिप फर्म की एसेट्स के साथ, राइट। तो यहां क्या आएगा, अनिल लोन। अनिल का लोन कितना है, 1,00,000 रुपीज। फिर कैपिटल के बैलेंस दे रखे हैं 275, 1,00,000 और 70,000। $2,75,000, 1,00,000 और 70,000, राइट। आगे आ जाओ, और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, सीधी एडिशनल इंफॉर्मेशन है। यहां एक लाइन, यहां एक लाइन, यहां हेडिंग डालना क्या, लाइबिलिटी पेड इन कैश। यहां हेडिंग डालना एसेट्स रियलाइज इन कैश। क्या कह रहे हैं, अनिल ने अपने लोन को सेटल किया है स्टॉक के साथ, तो इस ट्रांजेक्शन को कहीं रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, याद रखना। उसके बाद क्या कह रहे हैं, अनिल ने फर्नीचर को टेकन ओवर किया है एट 8,000। फर्नीचर की वैल्यू कितने की है, 10,000 की, और अनिल उसे टेकन ओवर कर गया। इस थोड़े से स्पेस में तो सारी ट्रांजेक्शन कैश की आ जाएंगी। यहां आ जाओ आप, बाय अनिल कैपिटल अकाउंट, क्या लिखा है, फर्नीचर। टेकन ओवर कितने में किया है, 8,000 में। रियलाइजेशन में क्रेडिट, तो पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट, तो अनिल में 8,000 डेबिट कर देना टू रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से। आगे आ जाओ, सेकंड ट्रांजेक्शन क्या कह रहा है, डेटर ऑफ 2,00,000। अनिल डेटर को भी लेके गया है, डेटर 2,00,000 के हैं और ले गया 1,72,000 में। तो यहां अनिल कैपिटल अकाउंट में ही आ जाएगा फर्नीचर टेकन ओवर एंड डेटर टेक ओवर। 8,000 और 1,72,000, एक काम करो इसे डायरेक्ट लिख दो 1,80,000। यहां पे भी इसे लिख दो 1,80,000, है ना, क्योंकि 1,72,000 में लेके गया ना डेटर को, ठीक है। एंड क्रेडिटर 60,000 वर पेड बाय हिम, और इसके द्वारा क्रेडिटर्स को भी पे किया गया है। कोई अगर पार्टनर लायबिलिटी को पे करता है तो रियलाइजेशन में डेबिट करते हैं, क्या लिखोगे, क्रेडिटर्स पेड ऑफ। कितने में पे किए हैं, 60,000 में। यहां डेबिट तो पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट, बाय रियलाइजेशन अकाउंट। आगे आ जाओ भाई, थर्ड ट्रांजेक्शन पे आ जाओ। थर्ड ट्रांजेक्शन क्या कह रही है, 50% ऑफ द स्टॉक वॉज टेकन ओवर। कैलकुलेटर हाथ में रख लेते हैं। 50% ऑफ द स्टॉक वॉज टेकन ओवर बाय भानु। भानु के द्वारा स्टॉक का 50% टेकन ओवर किया है फॉर 40,000। स्टॉक कितने का है हमारा, स्टॉक कितने का है, 78,000। यानी कि 78,000 के स्टॉक में से जो हमारा 50% का स्टॉक है उसे भानु ने टेकन ओवर किया है 40,000 में। तो बाय भानु कैपिटल अकाउंट एसेट्स को टेकन ओवर किया जा रहा है, स्टॉक टेकन ओवर कितने में, 40,000 में।
फिर कह रहे हैं while 10% ऑफ द रिमेनिंग स्टॉक वाज नॉट सेलेबल, और जो स्टॉक का 10% है वो सेलेबल नहीं है, बैलेंस स्टॉक को 1,10,000 में बेच दिया। देखो बड़ा धाकड़ क्वेश्चन है। स्टॉक का 50% तो भानु ने 40,000 में ले लिया। पहले इस ट्रांजेक्शन को पूरा कर लो। रियलाइजेशन में क्रेडिट तो पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट। ठीक, रियलाइजेशन के नाम से ही आ गया। अब फिर क्या कह रहे हैं, 10% ऑफ द रिमेनिंग स्टॉक, रिमेनिंग स्टॉक का 10%, यहां स्टॉक का 10% नहीं कह रहे, रिमेनिंग स्टॉक का 10% कह रहे हैं। तो स्टॉक बचेगा कितने का, 78,000 का हाफ बचेगा 39,000, राइट। तो यानी कि 39,000 का 10% भी सेलेबल नहीं है, तो बचा कितने का, 35,100 का। तो जो स्टॉक बच गया उसको 110% में बेच दिया गया। तो 35,100 का 110%, 38,610। तो यहां स्टॉक की वैल्यू क्या आएगी, 38,610। बता देता हूं स्टॉक कितने का था, 78,000 का। 78,000 का हाफ तो ले गया भानु, इसका भी कह रहे हैं 10%, क्या चीज सेलेबल नहीं है। तो 39,000 का 10% हमारे काम का नहीं है। बचा क्या, 39,000 में से इसे भी माइनस करो, 35,100, इसे बेच दिया गया 10% ज्यादा। तो इसका 110% कितना आया, 38,610। तो स्टॉक का पैसा कितना आया, 38,610, राइट। आगे आ जाओ। भानु टुक सम ऑफ द सन्ड्री एसेट्स एट 72,000। भानु ने कुछ सन्ड्री एसेट्स को टेकन ओवर किया है, भानु ने ही। तो भानु का तो नाम पहले से मेंशन है, तो यहां लिख दो स्टॉक टेकन ओवर एंड सन्ड्री एसेट्स टेक ओवर, राइट। कितने में किया है, 72,000 में। तो यहां 72,000 भी आ जाएगा। 40 और 72 यहां क्रेडिट, तो पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट करेंगे, राइट। तो 40 में 72,000 को और लिख दिया मैंने, इसमें ऐड करा के दिखाया नहीं है, इतना याद रखना। आगे आ जाओ। फिर क्या कह रहे हैं ये, जो 72,000 है वो क्या है, बीइंग 10% लेस देन द बुक वैल्यू। ये पहले से ही, ये जो 72,000 है ये पहले से ही 10% कम है। तो ये 72,000 इक्वल है ना 90% ऑफ द रिमेनिंग स्टॉक। कहां लिखा है, 90% ऑफ द बुक वैल्यू। तो इस ऐसी ट्रांजेक्शन को डायरेक्ट सॉल्व कर दिया करो। 72,000 को 9% से डिवाइड करो, कितना आया, 72,000 डिवाइड बाय 90%, सॉरी 90% से डिवाइड किया करो, तो ये 80,000 आ गया। तो इसका मतलब है क्या, कि भानु ने जिस सन्ड्री एसेट्स को टेकन ओवर किया है वो 72,000 में टेकन ओवर किया है, और ये वैल्यू बुक वैल्यू का 10% कम है, तो यानी कि ये बुक वैल्यू का 90% है। तो यानी कि इसकी बुक वैल्यू कितनी हुई, 80,000 की। तो 80,000 के स्टॉक को वो 72,000 में ले गया भानु। अब क्या कह रहे हैं, करम टुक ओवर द रिमेनिंग सन्ड्री एसेट्स। अब करम ने जो रिमेनिंग सन्ड्री एसेट्स बच गई, सन्ड्री एसेट्स कितने की थी, 1,70,000 की। कहां बताऊं, यहीं पे ही बता देता हूं। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, यहीं पे रब कर रहा हूं, यहीं बता देता हूं। सन्ड्री एसेट्स कितने की थी, 1,70,000 की। इसका 80,000, तो 80,000 वाली एसेट्स को तो कौन लेके चला गया, भानु। बची कितने की, 90,000 वाली। 90,000 वाले सन्ड्री एसेट्स को भी की भी 90%, इसका भी 90%, 9 9 जा 81, कितना आया, 81,000, राइट। तो यानी कि करम ने 81,000 में उसे ले लिया, और उसमें भी 1,000 रुपए का डिस्काउंट। तो 81,000 में से 1,000 माइनस कर देना, कितना आया, 80,000। तो यानी कि करम ने रिमेनिंग सन्ड्री एसेट्स को टेकन ओवर किया है। तो ये कैसे कैसे करेंगे, आ जाओ जी। छोटा छोटा लिखना पड़ेगा, क्या करें। बाय किसने लिया है, करम ने। कैपिटल अकाउंट स्टॉक
टेकन ओवर यहाँ आ गया कितने का, 80,000 का। और करम के कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में 80,000 लिख देना, 80,000। आगे आ जाओ जी। जो तुम्हें क्वेश्चन पढ़वा दूं एक बार अच्छे से। फिर क्या कह रहे हैं, ये भी ट्रांजेक्शन हो चुकी है। फिर आगे लिखा हुआ है एंड एज्यूम द लायबिलिटी ऑफ द लोन बाय मिसेस करम। करम ने अपनी वाइफ का लोन पे कर दिया टुगेदर विद एक्ड इंटरेस्ट, 300 रुपए के इंटरेस्ट के साथ, जो इंटरेस्ट पहले से बुक में रिकॉर्डेड नहीं था। तो यहां आएगा टू करम कैपिटल अकाउंट, करम वाइफ लोन पेड। करम की वाइफ का लोन कितना था, 15,000 का, 15,000 प्लस 300 का इंटरेस्ट, 15,300 रियलाइजेशन में डेबिट, तो पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट। तो करम में डालो कितना, 15,300। सारी की सारी चीजें हैंड टू हैंड रिकॉर्ड हो रही हैं। अनिल में 1,80,000 आ गया, यहाँ 40, 72, यहाँ 80। लास्ट में एक बार रिकॉल भी कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आगे आ जाओ। डिसोल्यूशन एक्सपेंस 2700 रुपए के हैं, डिसोल्यूशन एक्सपेंस को भी पे कर दो, वो कैश में ही पे होंगे। कितने के हैं, 2700। इसे इनर कॉलम में लिखना। रिमेनिंग डेटर्स को बेच दिया गया 50% की वैल्यू पे। रिमेनिंग डेटर यानी डेटर कितने के थे, 2,62,000। 2,62,000 में से 2 लाख के डेटर को तो अनिल ले गया, 2,62,000 में से 2 लाख को माइनस करो, डिवाइड बाय 2, 31,000। तो रिमेनिंग डेटर से पैसा कितना आया, 31,000। यहां तक की बात क्लियर हो गई, सारी की सारी एडिशनल इंफॉर्मेशन हो गई। अब एक बार रिकॉल कर लो। डेटर्स कर चुके हैं, स्टॉक कर चुके हैं, फर्नीचर को कौन लेके गया है, अनिल लेके चला गया। कंप्यूटर को कौन लेके गया है, वो लेके चला गया, अनिल ने अपने लोन के साथ सेटल कर लिया। सन्ड्री एसेट्स को भी कर लिया गया। प्रोविजन यहाँ ट्रांसफर नहीं होते। क्रेडिटर्स पे आ जाओ। क्रेडिटर्स के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया था, राइट। तो क्रेडिटर्स 60,000 के एज इट इज, क्रेडिटर्स आएंगे 60,000 के। उसकी वाइफ का लोन करम ने पे कर दिया, अनिल का लोन उससे सेटल हो गया। तो ये आ गया कितना, 62,700। अब बस इनकी कैलकुलेशन करनी है। 262,000 प्लस 78,000 प्लस 10,000 प्लस 80,000 प्लस 1,70,000, 6 लाख, 12,000, 60,000, 15,000, 1 लाख, 1,87,000। ये कितना आ गया, 38,610 प्लस 31,69610, राइट। बस अकाउंट क्लोज कर देते हैं। देखते हैं कौन सी साइड बड़ी आ रही है। ये तो 6 लाख शुरू में ही आ गया, तो यही साइड बड़ी आएगी। इसका मतलब लॉस आएगा क्वेश्चन में। 6 लाख प्लस 62700, 60,000, 15,300। इस साइड का समेशन आ रहा है 738,000। यही साइड बड़ी आएगी, 738,000, 738,000। इसमें से माइनस करो 187,000 माइनस 69610। कैलकुलेटर भी काम नहीं कर रहा क्या। 738,000 माइनस 187,000 माइनस 69610 माइनस 1,80,000 माइनस 40,000 माइनस 72,000 माइनस 80,000। तो 1093 आंसर आ रहा है बाय रियलाइजेशन लॉस 109390। इन तीनों में बांट दो भाई। क्या नाम है, अनिल भानु, अनिल भानु करम। रेशो कितने, 3:1, 1 डिवाइड बाय 5।
21878 into 3 65634 65634 यहां डालो टू रियलाइजेशन लॉस 65634 बाकियों के कितने थे हाँ क्या कर दिया 21878 21878 ठीक। इस अकाउंट को क्लोज करो 70 और इतना यही साइड शायद बड़ी आएगी हाँ 80,000 21878 101,878 101,878 माइनस 70,000 माइनस 15,300 16,578 बाय कैश अकाउंट बैलेंसिंग फिगर ये आ जाएगा कितना 72,000 प्लस 40,000 प्लस 21878 133,878 133,878 माइनस 1,00,000 33,878 फिर आगे आ जाओ जी इस वाले अमाउंट पे ये साइड बड़ी आ रही है 275,000 60,000 33,500 इसमें से माइनस करो 1,80,000 65634 89366 टू कैश अकाउंट बैलेंसिंग फिगर ये आएगा यहाँ बाय अनिल कैपिटल 89366 इन्हें यहाँ डालो टू भानु कैपिटल टू करम कैपिटल भानु का आ रहा है 3,878,16578 इसके अलावा लायबिलिटी कितनी पे हो रही है 62700 बाय रियलाइजेशन एक्सपेंस 62700 इतनी ही है ठीक है और एसेट रियलाइजर 69610 69610 टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब ये दोनों साइड मैच करनी चाहिए मैच कर गई तो आंसर सही नहीं करी तो भैया गलत 89366 प्लस 62700 तो ये आ रहा है 152,066 इनका समेशन देखते हैं 32,000 33,878 प्लस 16,578 प्लस 69610 152,066 बिल्कुल मैच करी है भाई कोई क्वेश्चन सॉल्व करे और मैच ना हो सवाल ही नहीं पैदा होता राइट। तो इस तरीके से रियलाइजेशन अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट को किया जाता है। अब मैं एक और प्रैक्टिकल क्वेश्चन लाया था वो भी चलो आपको समझा देता हूं एक बार। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन क्या कहता है एक बार ध्यान से देखना। ये थोड़ा वर्बली करते हैं ना। अब आपको जो है एक तरीके से तरीका पता चल चुका है कि रियलाइजेशन पार्टनर्स कैपिटल और कैश अकाउंट को कैसे कैसे मेंटेन किया जाता है। मैंने बहुत अच्छा क्वेश्चन लिया था लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी। ए और बी की बैलेंस शीट दे रखी है और आपके सामने रेशियो मेंशन है। ये बैलेंस शीट की इंफॉर्मेशन है। एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या कहती है? ए वॉज टू पे लोन बाय मिसेस ए एंड टेक हाफ द इन्वेस्टमेंट एट 10% डिस्काउंट। ए ने अपनी वाइफ का लोन पे कर दिया और उसने इन्वेस्टमेंट के आधे को 10% के डिस्काउंट पे
ले लिया। तो आप जानते हो कि अगर ए अपनी वाइफ का लोन पे करेगा तो बल्कि एडिशनल इंफॉर्मेशन से भी पहले देख लो, आप जानते हो कैश एट बैंक कहां जाएगा, कैश अकाउंट में जाएगा, फिर स्टॉक, डेटर, इन्वेस्टमेंट, प्लांट मशीनरी रियलाइजेशन में डेबिट, क्रेडिटर्स रियलाइजेशन में क्रेडिट, मिसेस ए लोन रियलाइजेशन में क्रेडिट। अब वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व दे रखा है 8,000 का। अब यहां कहीं एडिशनल इंफॉर्मेशन में कहीं पे भी वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व का जिक्र नहीं है, तो आप चाहो तो WCR को सीधा सीधा डाल सकते हो रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में भी, उसके बाद आपको डेबिट साइड में भी डालना पड़ेगा लायबिलिटी पेड इन कैश वाली हेडिंग में, या तो सीधा सीधा WCR को पार्टनर्स कैपिटल में ही बांट दो बस ओल्ड रेशियो में। बैंक लोन आ जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइड में। लोन बाय बी, पार्टनर का लोन है, पार्टनर का लोन कहां जाएगा 10,000। अब पार्टनर के लोन के बारे में भी चेक कर लो कि क्या एडिशनल इंफॉर्मेशन है, तो बी के लोन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन है, बी टेक स्टॉक ऑफ बुक वैल्यू 5,000 फॉर 6,000 अगेंस्ट हिज लोन। हाँ, कि बी ने भी यहां स्टॉक को टेकन ओवर कर लिया, राइट तो यानी कि अगेन यहां बी के लोन का भी जिक्र किया गया, बी के लोन को एसेट्स के साथ एडजस्ट किया जा रहा है, तो ये बी का लोन रियलाइजेशन अकाउंट में आएगा क्रेडिट साइड में। जर्नल रिजर्व 27,000 का है, इसे सीधा सीधा बांट देना रियलाइजेशन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइड में। मैं जो जो बातें बोलता हुआ चल रहा हूं आप अगर चाहो तो हैंड टू हैंड इन्हें रजिस्टर में लिखते हुए चलना, आपका आंसर डैम श्योर मैच करेगा, राइट। अब ए अगर अपनी वाइफ का लोन पे करता है तो रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड में आ जाएगा टू ए कैपिटल अकाउंट के नाम से ए की वाइफ का लोन 25,000, और सिमिलरली ए के कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में आ जाएगा 25,000। ए ने इन्वेस्टमेंट के हाफ को टेकन ओवर किया 10% के डिस्काउंट पे, इन्वेस्टमेंट का आधा 60,000 की इन्वेस्टमेंट है तो उसका आधा 30,000 का भी 10% डिस्काउंट, तो यानी कि 27,000। तो ए ने 27,000 की क्या ले ली, इन्वेस्टमेंट को टेकन ओवर किया है रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में बाय ए कैपिटल अकाउंट के नाम से, इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर 27,000। सिमिलरली ये 27,000 का अमाउंट ए कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में भी आएगा, याद रखना। फिर बी ने स्टॉक को टेकन ओवर कर लिया अपने लोन के अगेंस्ट में, इस ट्रांजैक्शन को कहीं रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट 60 में से 30 की तो ए ले गया, बची कितने की 30,000 की, 30,000 की इन्वेस्टमेंट को 10% के डिस्काउंट पे बेच दिया गया, तो अगेन 30,000 का 10% भी माइनस करा 3,000, तो 27,000 आ गए। रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में जो मैं हेडिंग डलवाता हूं एसेट्स रियलाइज इन कैश, उसके नीचे आ जाएगा कितना, रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट 27,000। फिर क्या कह रहे हैं, ए और बी एग्री हो गए थे कि डैट बी ए एंड बी एग्री डैट बी शैल यूज द फर्म नेम फॉर विच ही विल पे 40,000। ए और बी एग्री हो गए थे कि बी यूज करेगा फर्म के नाम को जिसके लिए बी पे करेगा 40,000 रुपए। अगर बी 40,000 रुपए पे करेगा तो इस ट्रांजेक्शन को कहां रिकॉर्ड किया जाएगा, तो पार्टनरशिप फर्म के पास ये पैसा आएगा। अगर पार्टनरशिप फर्म के पास ये पैसा आएगा तो सीधी सी बात है भैया, रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा क्रेडिट साइड में, एसेट रियलाइज्ड इन कैश वाली हेडिंग में, राइट। तो इस 40,000 को तो रियलाइजेशन अकाउंट में डाल देना क्रेडिट साइड में, और ये दूसरे 40,000 कहां जाएंगे, बी के कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में कर देना, क्योंकि ये 40,000 रुपए बी के कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट किए जाएंगे। तो बिजनेस में पैसा आया 40,000 कैश आ जाएगा, दूसरा 40,000 बी कैपिटल अकाउंट में डेबिट होगा। प्लांट एंड मशीनरी को रियलाइज किया गया 38,900 में, ये भी कहां जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में, एसेट्स रियलाइज्ड इन कैश वाली हेडिंग में। बिल्डिंग रियलाइज्ड हुई है 1,20,000 से, कहां जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में, एसेट्स रियलाइज्ड इन कैश वाली हेडिंग में। एक कार थी फर्म के पास जो कि बुक्स से पहले से राइट ऑफ की जा चुकी है, अब उसे ए लेके चला गया 23,400 में, तो अगेन ये कहां जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में बाय ए कैपिटल अकाउंट के नाम से कार टेकन ओवर, क्रेडिट होगा 23400 और ए कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में आ जाएगा 23400, राइट। फिर क्रेडिटर्स को 90% तक की फुल सेटलमेंट में पेमेंट पे कर दी गई, रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड में आ जाएगा 1,05,000 का 90% जो भी आएगा लायबिलिटी पेड इन कैश वाली हेडिंग में आ जाएगा। डिसोल्यूशन एक्सपेंस 1700 के पे किए गए हैं, इतना याद रखना, और कोई ऐसी एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है। तो इस क्वेश्चन को भी करके देखना, और अगर चाहोगे कि इस क्वेश्चन को मैं आपको करा दूं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, इस क्वेश्चन की भी एक वीडियो लेके आ जाऊंगा, राइट। बहुत जल्दबाजी में मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन कराया है। इन सभी ये भी देखो सीधी सी बात है, इलस्ट्रेशन 23 है आपके बुक की, आप चाहो तो इस इलस्ट्रेशन 23 को अपनी बुक में से भी समझोगे तो आपको रिकॉल हो जाएगी, जो मैंने बातें बोली हैं एज इट इज वही बातें वहां लिखी होंगी, राइट। तो इस वन शॉट के थ्रू डेफिनेटली आपको आज डिसोल्यूशन चैप्टर समझ में आया होगा।
डिसोल्यूशन चैप्टर कंप्लीटली रिकॉल हो गया होगा, और स्टार्टिंग में मैंने जितनी भी जर्नल एंट्री समझाई हैं उन सभी जर्नल एंट्रीज को जरूर कर लेना भाई साहब, 6 नंबर पक्के हैं। राइट, तो मिलता हूं बहुत जल्द एक और नए वन शॉट के साथ। बाय बाय।